भाई ये तो मैं ऐसा कहूँगा कि काबिल यकीन नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 50 अरब डॉलर से तजावुज़ कर रही हैं और पाकिस्तान जो ख़ुद को वसाइल से माला माल तस्वुर करता है, मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, उसकी एक्सपोर्ट्स तो बांग्लादेश की निस्बत बहुत कम है। आखिर क्या वजह है? और जो हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि साहब हम टेक्सटाइल से बनी अशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। अब हैरानगी की बात यह है कि बांग्लादेश में तो शायद कपास होती भी नहीं, हिंदुस्तान से कपास मंगवाता है या दीगर ममालिक से कपास मंगवाता है, फिर उसी से धागा बनाकर मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस दरमियान हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं, सिर्फ मुंह चलाया। मुंह किस तरह से चलाया? पाकिस्तान 100 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर सकता है। कैसे? हवा में। देखिए, दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर सरप्लस मौजूद नहीं है और वैल्यू एडिशन जिसकी बात की जाती है उसके लिए विजन भी चाहिए, उसके लिए मशीनरी भी चाहिए, उसके लिए जैसे आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ वुसअत नज़र की ज़रूरत है बल्कि वसाइल की भी ज़रूरत है। और उसकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। दिन ब दिन मुल्क की आबादी बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर मुकामी तौर पर चीज़ों की खपत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आप हैरान होंगे कि हम अपनी बेहतरीन मसनूआत एक्सपोर्ट कर देते हैं और दुनिया से घटिया माल मंगवा के इंपोर्ट करके आवाम को दे देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इंसान खुद घर में बेहतरीन बासमती चावल लेकर आए और बासमती चावल लाकर ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का पुलाव बनाए और वो सब मेहमानों को बुलाकर उनको खिला दे और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को टूटा चावल खिलाए। तो हम पाकिस्तानी होने के नाते इसको इस बात को बड़ा फ़ख्रिया बयान करते हैं कि हम अपने मुल्क की बेहतरीन मसनूआत को एक्सपोर्ट कर देते हैं और अपनी आवाम को कूड़ा खिलाते हैं, कूड़ा पहनाते हैं और कूड़े में रखते हैं। ये कोई अच्छी बात है? यानी पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन आम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें ज़र मुबादला मिलेगा वो भी मिनिस्कुल, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। बेहतरीन चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेहतरीन टेक्सटाइल की बनी अशिया दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर देते हैं। खुद गैर मयारी खाते हैं, गैर मयारी पहनते हैं और गैर मयारी इस्तेमाल करते हैं। और बड़ा फ़ख्रिया जनाब, वाह वाह वाह, इसको बड़ा फ़ख्रिया बयान करते हैं। कहते हैं चंद लोगों के पास पैसे आ गए, मुल्क की मईशत ठीक हो गई। ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि चंद लोगों की खुशहाली की खातिर मुल्क के मुफादात को कुर्बान कर दिया जाए? और ये आज से नहीं, बहुत अरसे से हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। ये जो कड़वी गोलियां हैं ये गरीब खा रहे हैं, अमीर नहीं खा रहे। और अमीरों में भी अमीरुल उमरा ही खा रहे हैं, यानी अमीरों में भी सबसे ज़्यादा अमीरी खा रहे हैं। जो सिर्फ अमीर है वो पाकिस्तान में ख्वार है, क्योंकि उसको तो बेहतर ज़िंदगी दूसरे मुल्क में मिल सकती है। उसके पास इल्म भी है, उसके पास वसाइल भी हैं, उसके पास ज़र्फ़ भी है, उसमें सलीका भी है। तो वो सिर्फ अमीर जो है पाकिस्तान का, वो तो जनाबे वाला किसी बाहर के मुल्क में जाकर सुकून से रह सकता है और वो बहुत सारे छोड़ के चले भी जाते हैं, सच बात है। हाँ, जो अमीरों में सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, जो मुट्ठी भर अफराद होते हैं, उनकी अय्याशी, उनकी खुशी की खातिर इस मुल्क की मईशत को चलाया जाता है। अब कह रहे हैं कि वो ट्रेंड ख़त्म करेंगे, लेकिन वो ट्रेंड कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे ज़रिए हैं। वो इस जेब में पैसे डाल के उस जेब से निकाल सकते हैं, उनको तरीके सारे पता हैं। गरीब यही कहता है कि साहब गरीब तो गरीब ही है, अब इससे ज़्यादा गरीब तो नहीं होगा। वो सबसिस्टेंस लेवल पर जीता चला जाता है। मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता गरीब होती चली जा रही। क्यों? इस मुल्क में इल्म की कोई कदर नहीं। पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता। अगर पढ़े लिखे आदमी के पास कम पैसे हों तो वो गरीब से बदतर है, क्योंकि गरीब ठेला लगाकर दिन की 2000 की दिहाड़ी लगा लेता है। अब तो 3000 की जब से महंगाई हुई, इस हिसाब से 30 दिन में अगर छुट्टी ना करे तो 90,000 तो कमा लेगा
फेरी वाला, रेड़ी वाला, पथारे वाला कमा लेगा, ठेले वाला कमा लेगा, ठेले पे बर्गर लगाएगा तो वो भी कमा लेगा, मजाक नहीं कर रहा आपसे। लेकिन एक पढ़ा लिखा, ज़हीन, तालीम याफ्ता शख्स इससे कम उजरत लेगा, अपनी अना की वजह से, अपनी अना की वजह से। तो यह हमारे मईशत के हाल हैं साहब। कहते हैं इंपोर्ट हम कंट्रोल कर लेंगे, औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना रोककर हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये दोनों चीज़ें गैर अहम हैं। अहम तो ये तेल है, चाहे वो मादनी हो, यानी गाड़ी में डालने वाला ईंधन, बस में डालने वाला, ट्रक में डालने वाला मादनी, या फिर कौन सा एडिबल ऑयल, खुर्दनी तेल, जिसमें तल के पकाते हैं। हमारे सालनों में बहुत होता है, इतनी इतनी तरी होती है, अंग्रेज़ देख के घबरा जाते हैं कि जितना तेल हम गाड़ी में नहीं डालते, ये सालन में डाल देते हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन, मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। यकीन करो, लोग अपनी गाड़ी में इतना तेल नहीं डलवाते जितना ये सालन में तेल डाल देते हैं, मैंने खुद देखा है। खैर, एनीवे, आगे चलते हैं। बात कुछ ऐसी है कि इंपोर्ट कर्टेलमेंट आप कर नहीं सकते। ये आप कॉस्मेटिक चीज़ें कर रहे हो, कुत्तों का खाना रोक के, औरतों का मेकअप रोक के, इनकी कोई अहमियत नहीं। इतने साल गुजर गए, 75 साल मुल्क को आज़ाद हुए, एक गाड़ी नहीं बना सके, गाड़ी भी बाहर से मंगवाते हैं। बातें करवा लो, दुनिया काजिम तरीन, दुनिया काजिम तरीन, नाउजुबिल्ला, हर बात में दुनिया काजिम तरीन। एक गाड़ी तो बनाकर दिखा दो भाई, मोबाइल टेलीफोन अपना बना दो। ये चिंची रिक्शे के नाम के टेलीफोन मंगवा के चाइना से बेच रहे हो, अपने मुल्क में मोबाइल फ़ोन बना लो, अपना बनाओ। लेकिन तो ये मामला है। बड़ी मुश्किल से ऐसा अनोखा मौजू मिलता है गुफ्तगू करने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजू भी इस नौइयत का है कि मज़ेदार है, और मेहमान भी बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, कराची के ताजर सनतकारों में मारूफ शख्सियत भी हैं, ताजर सनतकार रहनुमा भी हैं, ताजर सनतकार सियासत में भी सरगर्म रहते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। आप ज़ुबैर मोतीवाला साहब बात कर रहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर मसला ये है कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए पोटेंशियल का जिक्र है, लेकिन पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा। और इंपोर्ट कर्टेलमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, यानी कॉस्मेटिक, औरतों का मेकअप और कुत्तों का खाना, विच डू नॉट इवन कंट्रीब्यूट ए फ्यू मिलियन डॉलर्स, मिलियन विद एन एम डॉलर्स टू द टोटल इंपोर्ट, उनको कॉस्मेटिकली बैन करके हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हमने इंपोर्ट कर्टेलमेंट कर दी। और एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए एक और ताजिर रहनुमा है, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद आपके मुखालफिन में तस्वुर किए जाते हैं, वो हमेशा जिस भी मीटिंग में जाते थे हुकूमत के साथ कहते थे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 100 बिलियन डॉलर्स हो सकती है, अगर मगर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, हमारी एक्सपोर्ट कभी बूस्ट हो भी सकती है या नहीं, और हमारी इंपोर्ट कर्टेलमेंट क्या कभी मुमकिन भी होगी? जी देखिए, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, उसके दो साइडें हैं कॉइन की, एक टेल है, एक हेड है। उसको जब आप दोनों को अलग अलग से इवेल्युएट करते हैं, उसको आपको थोड़ा सा इसको समझना ही चाहिए कि एक्सपोर्ट को ऐसी चीज नहीं है। एक्सपोर्ट आपका इस वक्त भी 6 बिलियन डॉलर का पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। अब ये 6 क्यों बढ़ा और ये 16 क्यों नहीं बढ़ा, ये एक बहस है। उसमें मामला ये है कि जब आप 6 और 16 की बात करते हैं, ये जो 6 बिलियन बढ़ा है वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो टर्फ के तहत उन्होंने 1% पे मशीनरी इंपोर्ट के लिए जो उन्होंने दिया। हमारी क्वालिटी, नई मशीनें आई, एफिशिएंट मशीनें आई, हमारी क्वालिटी बेहतर हुई, हमको ऑर्डर्स मिले। अब ये 6 बिलियन, फिर आप कहेंगे जब आपकी आ गई मशीनें, अब 6 बिलियन के ऊपर क्यों खड़े हुए हैं? उसकी वजह सर ये है कि फिर देन एक ऐसा मामला आ जाता है जहां इंटरनेशनल एरिना में आपको कॉम्पिटिशन करनी होती है, आपके रीजनल कॉम्पिटिटर्स के साथ, आपके दुनिया के कॉम्पिटिटर्स के साथ आपको फेस करना है। अब अगर आप देखिए, मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ। हमारे यहाँ जो गैस है वो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो वो $9 की बात कर रहे हैं, और RLNG जो है वो 23 से 30 डॉलर के दरमियान है। और बांग्लादेश, जिसने अभी $50 का हदफ तय किया है, और वो मतलब हमको इंतहाई शर्म भी आती है मुझे कि हम कहाँ हमने शुरू किया, और बांग्लादेश जो 1 kg कॉटन नहीं उगाता और उसका जो है $50 होने के लिए जा रहा है, और 34 बिलियन डॉलर तो सिर्फ टेक्सटाइल का होगा। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, तो वहाँ $3.6 का पर MMCF है,
मेरे को जो है ना $9 का देते हैं एहसान करके जीरो रेटेड सेक्टर्स को, बाकी जो आज 4,700 रुपए का RLNG आ रहा है, तो किसी सूरत में भी कोई इंडस्ट्री को वायबल हो ही नहीं सकता। इंडिजीनियस आपका गैस है 854 रुपए का, इसका केस में आप कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आप सीरियस नहीं है एक्सपोर्ट करने में। आप दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर लें, हमको 9 सेंट का रेट देते हैं बहुत एहसान करके। अभी 1 जुलाई हो गई, अभी तक रिन्यूअल उसका भी नहीं हुआ। लोग समझ रहे हैं पता नहीं क्या होगा। उसका रेट जो है ना हमारे यहाँ तकरीबन कोई 13 से 14 सेंट बनता है। उसके बाद पानी की वहां बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां जितना पानी चाहिए मिल जाता है। इसके बाद लेबर मिनिमम वेज जो है हमसे काफी कम है उनकी। तो इसके बाद जेंडर एम्प्लॉयमेंट उनकी इतनी है कि मिनिमम वेज चल जाता है, हमारे यहाँ वो भी नहीं। तो अगर हम इन सारी बातों को देखें, इसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट जो 16% हो गया। तो अब आप कौन कौन सी बातों को पकड़ेंगे? इसके बाद रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी, वहां मतलब उसको एक कबीरा गुनाह समझा जाता है बांग्लादेश में कि किसी एक्सपोर्टेड आइटम के ऊपर अगर ड्यूटी लग जाए या उसके ऊपर जीरो रेट ना हो तो उसके ऊपर एकदम शोर मच जाता है। यहाँ तो ड्यूटी को RD भी लगा देते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी भी लगा देते हैं। फिर आप हमसे पूछते हैं कि आपको एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ता? तो हम ही हैं जिन्होंने बढ़ाया 6% एक्सपोर्ट। अभी मुझे बात समझे, किसी और ने नहीं बढ़ाया, हमने बढ़ाया। जब हमने वो बढ़ाया है तो हम 6 का 60 भी कर सकते हैं। हमको मेरे भाई, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी कहा था कि अगर आप मुझे क्रिकेट के ग्राउंड में फुटबॉल खिलाएंगे तो मैं नहीं खेल सकता, इसलिए कि अगर मेरे हाथ में बॉल आ भी गई तो वहां कोई गोल पोस्ट नहीं है, मैं गोल कहां करूंगा? तो प्रॉब्लम ये है कि हमको इवन प्लेइंग फील्ड दे दें, हम जाने, हमारा काम जाने, आप उसको छोड़ देंगे हम क्या करते हैं। मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि सिर्फ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 40 से 50 बिलियन डॉलर होगा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटम एंड प्राइस, इसमें आप हमको दे दें। हम आपको ये करके बताएंगे कि देखें जी कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कैसे किया, कहां से किया, आपको सारा पता चलेगा कि हमने कैसे किया। मैंने अभी तो सर अभी तो मामला कुछ, मुझे तो लगता है मामला अब थोड़ा सा तब्दील होगा, क्योंकि जो इन पर प्रेशर बढ़ेगा, ये जो आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन या पैकेजेस दिए हैं वो भी शायद आगे आने वाले दिनों के अंदर उनकी हैयत या जिसे कहते हैं कि उनका नेचर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे मे नॉट फेवर एन एनवायरनमेंट दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्व्स। वो यही कहेंगे कि साहब आपने तो कुछ इंडस्ट्रीज़ को कंपेरेटिव और कुछ को अनकंपेरेटिव कर दिया है, तो सबको इक्वलाइज करें। उस पर क्या आपका व्यू होगा? नहीं, उसके अंदर बात यह है कि जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो दुनिया सारी के अंदर एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती है। हम कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे, हमें कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, ना हमें कोई इंसेंटिव चाहिए ना कुछ और चाहिए। अलग बात है कि बांग्लादेश में 5% का कैसे इंसेंटिव देते हैं, वहां WTO भी बीच में नहीं आता, वहां फेटअप भी नहीं है, वहां IMF का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप मुझे बताएं कि अगर मेरे को आप उसके बराबर में आपने खड़ा करना है, आप मुझे एक बात बताएं ना, आप किसी पान वाले की दुकान पे चले जाएं, क्या वो 10 रुपए का पान लेके 9 रुपए का बेच सकता है? तो मतलब किसी और की तो बात छोड़ दें ना। नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। देखें, बांग्लादेश ने साफ बता दिया कि वो एक LDC है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। पाकिस्तान जिस फोरम पे जाता है कहता है मैं दुनिया का अजीम तरीन मुल्क हूँ, नाउजुबिल्ला। तो सर इस तरह की बात जब आप करेंगे, जब वो आपसे डिस्कशन करने के लिए आते हैं कि साहब आप बताएं, आप कहते हैं हम वसाइल से माला माल है। अब वो कह रहे हैं कि यार ये कंगाले जमा मुल्क, मतलब खुदा न खासा अल्लाह ना करे, लेकिन एक फैक्ट है कि आपकी पर कैपिटा रिसोर्सेज बहुत कम है रीजन के हिसाब से। आपको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने चाहिए, आपको तो और GSP प्लस 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 देना चाहिए उनको, लेकिन वो इस वजह से नहीं देते क्योंकि हर फोरम में आपका सियासतदान जाके जो भी होता है, पहले वो कहता है अड़े ओए छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा, फिर उसके बाद कहता है नाउजुबिल्ला दुनिया का अजीम तरीन, फिर कहता है वसाइल से माला माल, फिर आपके ताजिर सनतकार कहते हैं दुनिया में और किसी के पास नेमते ही नहीं है, सारी हमारे पास है नाउजुबिल्ला। तो सर आप मुझे बताएं कौन देगा फिर हमें LDC? देखिए मैं आपको बात बताऊं, हमको दो चीजों में से एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी जी। अगर आपने IMF से जान छुड़ानी है, मुल्क के लोगों को आपने प्रॉस्पर करना है, उनके पास उनकी जिंदगी को जो आप कहते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन से निकाल के मिडिल क्लास में लेके आना है, इन तमाम का क्या आपके पास, और ये क्यों नहीं आ पाते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज्यादा है। तीसरी कोई वजह तो है ही नहीं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं? इम्पोर्ट कम कर सकते हैं? आप इम्पोर्ट कम नहीं कर सकते, इसलिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, आपकी सारी चीजें हैं, एसेंशियल्स हैं, एडिबल ऑयल है, खाने पीने का, कभी आपको व्हीट इंपोर्ट करना पड़ता है, कभी शुगर इंपोर्ट करना पड़ता है। इन तमाम चीजों को आप मना नहीं कर सकते। जब आप इन चीजों को मना नहीं कर सकते तो आप मुझे बताएंगे आपको क्या करना है। आपको करना है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करके, हर तरह का सपोर्ट, चाहे वो जमीन के बारे में है, चाहे उसके बारे में है, यार वो कितना घर पे लेके जाएगा एक्सपोर्टर?
वो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहता है, उसने बांग्लादेश के सामने कॉम्पीट करनी है। मैं आज ये दावा करता हूं कि जो ना जितना एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है वो सारा हमारा है, ये उनका नहीं है। हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश आज जिस जगह पे वो है, उनकी अपनी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी को छोड़ दें, हमारी गलत पॉलिसी की वजह से वो वहां है। ये मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो ये इसकी वजह ये है कि आप चेक कर लें। देखिए एक बात और समझे आप, उसमें समझने की बात ये है कि देखिए रॉ मटेरियल जो है, मिसाल के तौर पर अगर टेक्सटाइल की आप बात करते हैं तो कॉटन, ये दुनिया में अब एक ही वैल्यू का है। चाहे आप लॉस एंजलिस की प्राइस देख लें, चाहे कराची की प्राइस देख लें, चाहे उज्बेकिस्तान की देख लें, 2-4 सेंट का फर्क होता है, वो एक ही होता है। अब क्या रह गया, अब ये कॉटन को तब्दील करना है अपने वैल्यू एडेड आइटम में, उसका यान बनाना है, कपड़ा बनाना है, प्रिंट करना है, डाई करना है, गारमेंट बनाना है। ये जो स्टेजेस हैं, इसमें क्या चाहिए, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट का नाम होता है कि मैं इस हैयत को बदलूंगा, कॉटन को और गारमेंट में लेके जाऊंगा। ये 7 स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस। हर स्टेज के ऊपर मुझे जो है ना एनर्जी लगती है, हर स्टेज के ऊपर मेरे को जो है ना न्यू रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, हर स्टेज पे रॉ मटेरियल मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर 60% कॉटन है या 55% कॉटन है, तो 40 से 45% तो मेरे पास वही है ना, और तो कुछ नहीं है, वो मैंने लेना है। तो अगर वो मैं लेता हूँ तो मुझे दुनिया के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। कॉटन उसके पास भी उसी दाम की है, मेरे पास भी उसी दाम की है, ठीक है जी। अब मेरा जो फर्क है वो यहाँ आएगा कि मैं यान बनाता हूँ तो मेरे पर कितना गैस चाहिए, कितनी मेरी बिजली खर्च, इसी तरह से सारे स्टेप्स के ऊपर ही आता है। और आप ये समझ लें कि कई लोग मुझे किसी ने एक ने बड़ी अजब बात की, तो बोला तुम इतनी शोर करते हो, इतनी बातें करते हो, इतना करते हो, 30-32 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हो, और हम होम रेमिटेंसेस के अंदर 30-32 लेके आते हैं, हम यही ना काम करें, तुम्हारी जरूरत क्या है। तो मैंने उनको समझाया, देखें भाई हमारी बहुत जरूरत है, वो जरूरत इस तरह से है कि सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इससे। जब आप इन फेसेस से पास होते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर, आप सर्जिकल गुड्स ले लें, आप लेदर ले लें, कोई भी आइटम ले लें, आप पंखे ले लें, सबके अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, लोकल टैक्सेस आते हैं, वाइब्रेंसी इन द इकोनॉमी आती है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होने से बचती है, लोगों को रोजगार मिलता है। और फिर अगर आपने एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है, तो जैसे आपने ये 1% के ऊपर लोन देने का फैसला किया है, आपको ये फैसला आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, उससे पहले कर लें जब इससे कहीं पहले बहुत लेट हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकता। बांग्लादेश एक के बाद एक इंसेंटिव देता है। आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि मैंने उसके कॉमर्स मिनिस्टर बांग्लादेश के, मैंने उनसे कहा, उनको बिल दिखा के कि सर ये क्या है, यू आर नॉट सेलिंग टेक्सटाइल, यू आर सेलिंग गैस। इसने देखा, बोला यस वी आर सेलिंग, वी आर इंटेंसली डूइंग दिस। बोला क्यों, तो उसने बोला कि वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन टू फीड। इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूँ, उनके अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ। बोला वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन टू फीड एंड वी डोंट वांट देम टू क्यू अप फॉर द ब्रेड, इंस्टेड वी गिव देम जॉब्स, and this was the only way we can do it. Our women and our gents get the employment, and we can, if we make entrepreneur competitive and exports competitive in the world market at a very low price than anybody can give it. This was the first way that we give them gas at this price. We are giving electricity at 7 cents. So that then I come back to my point. That means their vision is better than our vision, sir. एक आखिरी पॉइंट यहाँ पर मैं एक और चीज़ अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ज़ुबैर मोतीवाला साहब की भी इसमें बड़ी काविश रही है कि हाल ही में एक इन्होंने एग्ज़िबिशन की और उसमें इनको बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के इमेज को, कराची शहर के इमेज को बूस्ट करने में इन लोगों का बहुत किरदार है। तो मैं इसके लिए इनका शुक्रिया भी अदा करूँगा और इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा, और साथ ही मैं इनकी जानिब जाऊँगा कि सर इशू यही है कि ताजिर सनतकारों की आवाज़ भी हमारे यहाँ ऐवानों तक नहीं पहुँचती। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, और इसके लिए ज़ाहिर बात है अमेरिका हो या इवन के बांग्लादेश हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ पर ताजिर सनतकारों की आवाज़, आई मीन दे आर वेरी वेरी वोकल एंड इट इज़ अ कंपल्शन टू लिसन टू देम। ओवर हियर इट सीम्स एज दो मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट्स आर नॉट एज कीन। ऐसी क्या वजह? देखिए बात बताऊँ, बिल्कुल बात आपकी जो है ना ठीक है कि हम जाते तो हैं जरूर, हम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों में प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हर एक से मिलते हैं, और हम पार्ट होते हैं कमेटियों के भी, लेकिन हमारी जो बात है उसकी पजीराई नहीं होती। That those talks they do talk with us, but we feel that we are talking to deaf ears. हमारी वो बात सुनी नहीं जाती। वो हमारी बात समझने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते, ये कहते हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हम गैस बेच रहे हैं इतने की, लेकिन आप मुझे बताएं
मैं आपको गैस का किस्सा बताता हूँ, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ तो कौम जिस फैसला करे जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो डोमेस्टिक को देते हैं 300 रुपए की गैस, फर्टिलाइजर को देते हैं 300 रुपए की गैस, ठीक है, और हमें देते हैं 854 रुपए की। अभी 854 रुपए की क्यों है, हालांकि 626 रुपए की एवरेज कॉस्ट है। वो सब्सिडी जो ये फर्टिलाइजर को देते हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ग्रोअर को सस्ता खाद देना चाहिए, दे उनको। और ये डोमेस्टिक को सब्सिडी देते हैं तो अपने वोट बैंक के लिए देते हैं कि हमने गरीबों को कम दाम में गैस दे दी। लेकिन आपको पता है उसका पैसा कहाँ से लेते हैं, तो हमसे लेते हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं उस माल उसको। हम उनसे ये कहते हैं कि आप हमको सब्सिडी मत दो, हमसे तो मत लो, सब्सिडी अगर आपने देनी है तो आप अपने बजट से दो। अब आप मुझे बताएं हम कहाँ गलत हैं, वो ये बात को सुनते नहीं, फिर सब्सिडी हमसे लेते हैं। यूएफजी जो होता है, अनअकाउंट चोरी जो होती है गैस डोमेस्टिक में, वो चोरी, पिलफरेज, लाइन लॉसेस, रॉटन लाइंस, इट इज ऑलमोस्ट 40%। वो भी हमारे ऊपर आता है कि जी आप जो है ये यूएफजी भी आपने देना है। वो एक वो बता ना, वो जो सारी एक मिठाई की दुकान पे जाके सारी मिठाइयां मिलाओ, उसमें आधा किलो मुझे दे दो, वो आधा किलो हमको देते हैं सारों को मिला के, वो हमसे उसके पूरे चार्ज लेते हैं। अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप ट्रिपल कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को डिनाई कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एज नहीं देना चाहते। आप ये चाहते हैं कि इस मुल्क से एक्सपोर्ट ना हो, आप ये चाहते हैं कि जो ना मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। इसकी क्या वजूहत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गारंटी से देता हूँ ये जो किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में जो है ना लोगों को बुलाना पड़ेगा, अगर ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी दे दें और ये इंटरफियरेंस छोड़ दें हमारे पास, और रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ना लगाएं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा और आपका 100 बिलियन जितना एक्सपोर्ट 100% हम पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं, और कई शोबे हैं जो अभी इग्नोर्ड है, इंजीनियरिंग है, फैन मेकिंग है, बहुत सारे हैं आपके पास शोबे। अच्छा देखिए, मैं एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात कर रहा था और आपको शो में लेने से चंद मिनट पहले मैंने ये बात की कि वी हैव मेड सच टॉल क्लेम्स एज अ नेशन, लेकिन इवन आफ्टर 75 years वी कैन नॉट मेक अ कार इंडिजिनसली, वी कैन नॉट मेक इवन अ मोबाइल फोन इंडिजिनसली. We are at a very nascent level. We are fledglings when it comes to creativity, when it comes to vision. ये बड़ा सर इशू है, आप माने ना माने, मैं अग्री नहीं करूँगा। इन्वेंशन हो या इनोवेशन हो, वी स्टैंड नोवेयर। हम कहते हैं इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, ये विजन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर इस मुल्क के अंदर। आप माने ना माने, मैं कुछ नहीं कह सकता। जी अपनी राय दें प्लीज। लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं, अयूब खान के जमाने में 2 गाड़ियां बनी, विक्टर और एक और स्कोडा, वो यहाँ बनी गंदारा इंडस्ट्रीज में। इसके बाद जो मुतवातिर जो हुकूमतें आई उन्होंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आप देखें ये इंडस्ट्री जो है ना बड़ी अजीब चीज है, इसको इसकी फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। अगर देखें, अगर आप इंडस्ट्री को किसी से पूछेंगे कैसे चलती है, तो वो ऐसी चलती है कि 3 इसके आप लाइनें ड्रॉ करें, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। जब आपके पास गैस नहीं हो, आपके पास प्रॉब्लम हो और किसी की प्रॉब्लम हो, लेबर हो, तो उसके अंदर ये रेड के ऊपर पहुंच जाता है, इतना बड़ा नुकसान होता है। तो येलो पे जो है ना बराबर करते हैं, और ग्रीन को जब क्रॉस करते हैं तो इतना बड़ा नफा भी होता है। तो गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये ग्रीन के अतराफ में रहें, ताकि ये अपने पैसे घर नहीं ले जाएंगे। एक बात मुझे अब बताऊं, मैं क्या करूंगा पैसों को, मैं री इन्वेस्ट ही करूंगा, बहुत तो एक गाड़ी ले लूंगा, एक घर बना लूंगा, इसके बाद तो मैंने री इन्वेस्ट करना है इस मुल्क में। वो जो री इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज द की वर्ड। जहाँ री इन्वेस्टमेंट होती है एक्सपोर्ट बढ़ता है। अच्छा, मैं जुबैर मोतीवाला साहब एक बात कहूँगा, यू आर अ टाइकून, अ वेरी रिच मैन, यू हैव लेड अ वेरी फुल लाइफ इन द सेंस दैट यू हैव achieved many things in your life, you're wealthy, prosperous, but now is the time when the rich need to rethink. आप देखें कि इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना बढ़ गया है। थोड़ा सा 360 डिग्री, आखिरी सवाल है मेरा, 360 डिग्री मैंने टर्न करके आपसे पूछ रहा हूँ। Common man is right now going to suffer a tsunami of inflation. There is absolutely no preparation. But the rich want to think about themselves, but they do not think about the poor, who are the majority, maybe 99% of this country, who are finding it difficult to sustain, even subsistence level is difficult for them. उनके बारे में क्या कहेंगे? Should you not be giving advice to frank and blunt? जी, to be very blunt, I'm telling you that this step to tax the high class of the business community is a step in the right direction. Is it a time that those people who earn more from this country should pay more? Because now the country needs them. अगर वो 10%, मुझे एक बात बताएं, उनके हम उसके अंदर इन्फ्लेशनरी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 29% टैक्स था, तो मैं 71% घर ले जाता था।
और वो क्योंकि हमेशा सरकार पार्टनर होती है बिजनेस में, और जब आपका बिजनेस खत्म हो जाता है तो अपना हिस्सा लेके जाती है। इट्स काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। अब उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर 10% बढ़ा दिया। पहले मैं 71 ले जाता था, अब 61 ले जाऊंगा। कौन सी दुनिया टूट पड़ेगी, कौन सा आफत आ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। दे शुड विलिंगली पे and everybody should participate, and the wealthier people whom Allah has given them more, they should participate more. So there are no two views. I am of the opinion, if I am earning more, I should pay more. इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना ये हम कुछ भी नहीं है। ये जो आशाई से जो कुछ भी है, ये तो बड़ा ऐसा फ्रेजाइल कमोडिटी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता है हुआ क्या, और आप जो है ना जहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। इस वक्त तो वॉलंटियरली ये काम करने का मौका है कि हम उनसे जो बड़े लोग हैं वो जाके कहें कितने पैसे चाहिए आपको, वो हम यहाँ से लेके आते हैं। लोगों को चाहिए कि जो डॉलर अपने घर में रखे हुए वो आज बैंकों में जाके जमा करवाएं, उसके रुपए बनवाएं, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तान को बनाने का और पाकिस्तान को तोड़ने का। अल्लाह ना करे। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, जो हमारी रुपए की पोजीशन है, जो हमारी डॉलर जितना हमारे साथ एप्रिशिएट हो गया, जितना दुनिया का हमारे साथ एटीट्यूड है, जो फेटअप में हम फंसे हुए हैं, जो हम जो IMF जो बोलता है उसको करने पे मजबूर हैं, इन सारी बातों को बैठकर बड़े लोगों को सोचना है, पूरे पाकिस्तान कौम को सोचना है कि हमने इसका करना क्या है। उसको करने के लिए हमको जो कुर्बानी देनी पड़े, मैं सबसे पहले हाजिर हूँ। उसके बाद जितनी कौम है वो आए और कुर्बानी दे, क्योंकि ये वक्त है कुर्बानी देने का, बातें करने का वक्त नहीं है। प्रैक्टिकल है, बातें करने का वक्त चला गया। हम जो हमसे कुर्बानी मांगी जाएगी हम जरूर देंगे। अगर आपने इसके आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा, इन चारों का निचोड़ ये, तो मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म के अंदर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपने इंपोर्ट को कम करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगानी है, उसका सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदोबस्त करना शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगले साल फिर हमसे आप नहीं मांग सकते, अगले साल कोई नहीं देगा। बड़ी अहम बात आपने की है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हम कोशिश करेंगे इन मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करें। वेट फॉर मैसेज ऑन नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।